Hello guys, welcome back to this channel and another video of Indian Ancient History. इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के इस वीडियो में गाइस हम अपने हिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि हम लोग कोई भी अगर एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन के लिए या हम कोई भी रेफरेंस बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे एडी क्या है, बीसी क्या है, सेंचुरी का क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो में हम जो हिस्ट्री के इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के कुछ बेसिक्स हैं उन बेसिक्स को हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये आपके पास पीडीएफ में ये मेरे नोट्स हैं, आप चाहें तो इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। ये पूरे इंडियन एंशियंट हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के और मॉडर्न हिस्ट्री के आपके सारे नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, तो आप चाहें तो इन नोट्स को एक काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपने हिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि हिस्ट्री में दो टाइप के कैलेंडर फॉलो होते हैं। एक हमारे इंडिया में जो कैलेंडर फॉलो होता है वो है शाकाज कैलेंडर। ठीक है, जो शाकाज कैलेंडर होता है ये हिंदू कैलेंडर होता है और इसमें जैसे हमारे जेठ, आषाढ़, ये जो महीने होते हैं 12 महीने जो हिंदी वाले मंथ होते हैं, तो ये वाले मंथ इसमें आते हैं। तो जो ये वाले जो हिंदू कैलेंडर होते हैं इसको हम लोग शाका कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी भी शाकाज कैलेंडर को यूज करती है और ये जो शाकाज कैलेंडर आया था ये 78 एडी में आया था। अभी हम लोग एडी, बीसी ये सब देखने वाले हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा कैलेंडर है जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर जिसको बोलते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसको हम लोग इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं और आप सब जानते हैं कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। जैसे जो मंथ चल रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सो ऑन सो फोर्थ, ये जो सारे मंथ्स हैं ये मंथ अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर होते हैं। तो जो इंग्लिश कैलेंडर है उसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये गाइस सबसे पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए, जो हिंदू कैलेंडर है वो शाकाज कैलेंडर है और जो इंग्लिश कैलेंडर जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। अभी हम लोग देखते हैं कि ये एडी, बीसी इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना है। देखिए, हम लोग एक जीरो मान के चलते हैं। जीरो के बाद ये हमने एक टाइमलाइन ड्रॉ की। इस टाइमलाइन में हम देखते हैं कि यहाँ पे आज हम लोग कौन से ईयर में हैं, आज हम लोग हैं 2023 ईयर में। यहाँ हम लोगों ने जीरो मान लिया और ये वाला जो पीरियड है जहां पे हम लोगों ने जीरो माना, यहाँ पे क्या हुआ था गाइस, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आप इस नोट्स में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे हुआ था बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इस वाले एरिया से जो पीछे वाला रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा इसको हम लोग बोलते हैं बीसी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बीसी या बीसीई, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद जो ये वाला जो एरिया होगा, इस जीरो के बाद जो एरिया होगा इसको हम लोग बोलते हैं एडी, एनो डोमिनो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एडी। तो बड़ा सिंपल सा है, ये अपने पास गाइस एक टाइमलाइन है। यहाँ पे हमने जीरो मान लिया, तो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था उसको हम लोगों ने जीरो मान लिया और उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो एडी है और उससे पहले जो टाइम पीरियड है वो बीसी है या फिर बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, और जीरो को हम लोग जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको जीरो मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके बाद एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनो और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। तो ये ईयर्स आपके इस तरीके से चलेंगे कि जैसे जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जीरो है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2023 है, देन यहाँ पे 2022, ठीक है, देन 2021, ठीक है, फिर जीरो से वो बैक में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ये टाइमलाइन मूव करेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंचुरी। सेंचुरी का सिंपल सा मतलब होता है पीरियड। देखो, अगर आप सेंचुरी को समझ लोगे तो हम लोग काफी यूपीएससी या स्टेट पीएससीएस या एचसीएस के काफी क्वेश्चंस को हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं हिस्ट्री के। तो आप सेंचुरी का मतलब क्या होता है, इट इज द पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। एक 100 ईयर्स का जो टाइम है उस 100 ईयर्स के टाइम को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अ सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब होता है इट इज अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। जैसे हम लोग अभी बोलते हैं कि राइट नाउ वी आर इन द 21st सेंचुरी। अभी हम लोग कौन से सेंचुरी में हैं, 21st सेंचुरी। तो अगर आपको 21st सेंचुरी का जो 100 ईयर देखना है तो देखिए 21st का आप यहाँ पे 21 लिख दीजिए और उसके आगे
जीरो लगा दीजिए, ठीक है, तो 2100 हो गया। और ये शुरू कब से हुआ होगा, इसे 100 ईयर बैक, दैट इज 2001। तो 2001 से लेके 2100 तक जो भी आपकी सेंचुरी होगी, इस सेंचुरी को हम लोग बोलेंगे 21st सेंचुरी। उसके बाद जैसे और एग्जांपल के लिए अगर हमें 19th सेंचुरी कोई बोले, तो 19th सेंचुरी को कैसे डिराइव करेंगे, तो 19 के बाद 2 जीरो लगा देंगे और इससे 100 इयर्स बैक, दैट इज 1801। तो आपकी 1801 से लेके जो 1900 तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग 19th सेंचुरी बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी मतलब 1600, 16 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए और इससे 100 इयर्स बैक, तो दैट इज 1501। तो 1501 से लेके जो 1600 तक का 100 ईयर होगा उसको हम लोग 16th सेंचुरी बोलेंगे। तो सेंचुरी का मतलब होता है कि इट इज अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स, 100 इयर्स का जो पीरियड होता है उसको हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। अब गाइस देखिए हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है, एंशियंट, जो पूरा एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, हमारा जो इंडियन हिस्ट्री है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज एंशियंट हिस्ट्री, देन वी हैव मिडिवल हिस्ट्री एंड देन वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये तीनों जो टाइप हैं, ये कैसे हमने इनको डिराइव किया है कि ये एंशियंट है, ये मिडिवल है और ये मॉडर्न है। तो देखिए गाइस, इसके लिए काफी अलग अलग फिलोसफीज होती हैं। तो जो हमारी हिस्ट्री जो है, वो हमारी जो हिस्ट्री है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखी हुई है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री का कंपाइलेशन हुआ था वो लेट 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की बिगनिंग में हुआ था। और उस टाइम पे जो ज्यादातर हिस्टोरियंस थे वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारी हिस्ट्री को आप बोल सकते हैं एक तरीके से स्वरूप दिया है, हमारी हिस्ट्री को उन्होंने डेवलप किया है, हमारी हिस्ट्री को उन्होंने लिखा है। तो जो ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री को जब लिखा है तो उन्होंने एक बेस जो चूज किया, जो फिलॉसफी वो जो चूज की, वो उस फिलॉसफी उन्होंने चूज की रिलीजन। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे एंशियंट इंडिया को, एंशियंट इंडिया क्यों बोला, मतलब जो पूरी एक टाइमलाइन है उसको एंशियंट इंडिया क्यों बोला, क्योंकि उनके हिसाब से जो एंशियंट वाला पार्ट था, जो शुरू वाला इंडियन हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था, वो गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म था। वहां पे बहुत ज्यादा हिंदुइज्म डेवलप हुआ था। वहां पे आपने देखा होगा हमारे पास आर्यंस आए थे, वैदिक कल्चर था, वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेदास लिखे गए थे। तो मतलब कुल मिला के उनकी आइडियोलॉजी, जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि देखिए यहाँ पे क्योंकि हिंदुइज्म बहुत ज्यादा फ्लरिश है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको बोल दिया कि दिस इज द एंशियंट इंडिया। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया को वो लोग गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म मानते थे। लेकिन गाइस, जब हम रियलिटी में चीजों को स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री है उसमें सिर्फ हिंदुइज्म ही फ्लरिश नहीं हुआ था, आप देखेंगे जैनिज्म भी वहां पे बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था, और सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म, बुद्धिज्म भी बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ था। तो मतलब सिर्फ ये बोलना कि जो हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है वो गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म है, तो दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि वहां पे सिर्फ हिंदुइज्म ही डेवलप नहीं हुआ था, वहां 2 और रिलीजन, दैट इज जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनका भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे मिडिवल इंडिया को मिडिवल क्यों बोला, देखिए मिडिवल इंडिया हमारा स्टार्ट होता है 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो 18th सेंचुरी में एक्चुअली क्या हुआ था, इंडिया का पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया को इन्वेड किया था। तो मतलब आप देखिए मोहम्मद बिन कासिम 1712 एडी में, दैट इज आप बोल सकते हैं 8th सेंचुरी में, उन्होंने पहली बार इंडिया को इन्वेड किया था। आके इंडिया में वो आए थे और इंडिया में वो उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था, लूटा था, एक तरीके से अपना राज यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो क्योंकि पहली बार 712 एडी में, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया को इन्वेड किया, तो वहां से हमने स्टार्ट कर दिया, हमने इन द सेंस कि हमारे जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस थे वहां से उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि अब आपकी बन गई मेडिवल इंडिया। तो मतलब फर्स्ट फेज पे उन्होंने बोल दिया कि दैट इज अ गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म। आफ्टर दिस जब ब्रिटिश ये मुगल, ये जो मुस्लिम्स हैं, ये जब आए, उन्होंने जब इंडिया को इन्वेड किया, जो फर्स्ट मुस्लिम जो है, जो मोहम्मद बिन कासिम है, उन्होंने 1712 एडी में इंडिया को जब इन्वेड किया, तो यहां से उन्होंने बोल दिया कि अब आपकी सेकेंड हिस्ट्री स्टार्ट हो गई, दैट इज मेडिवल इंडिया। अब आपकी मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो गई। और उसके बाद
जब आप लास्ट में देखेंगे कि मुगल्स का डिक्लाइन हो गया, मुगल्स के डिक्लाइन होने के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद जब मुगल का डिक्लाइन हो गया और ब्रिटिश पावर वहां पे इंपावर होने लग गई, ब्रिटिशर्स जब फ्लरिश होने लग गए, डेवलप होने लग गए, देन दे सेड कि अभी आपका जो सेकंड फेज है, जो मुस्लिम वाला फेज है, वो डिक्लाइन हो गया। मुस्लिम वाला फेज डिक्लाइन हो गया, अब आपका ब्रिटिशर्स वाला फेज बढ़ गया, तो अब आपका थर्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी आपने देखा कि ब्रिटिशर्स का जो पूरा एक फिलॉसफी था, जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस थे उनकी जो फिलॉसफी थी, उन्होंने हमारे हिस्ट्री का जो कैटेगराइजेशन किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किया है। कि स्टार्टिंग में हिंदुइज्म बहुत ज्यादा फ्लरिश हो रहा था, दैट इज एंशिएंट इंडिया। देन हिंदुइज्म थोड़ा डाउनफॉल हुआ और मुस्लिम्स इंडिया में इंक्रीज होने लग गया, मुस्लिम इन्वेजन्स इंडिया में इंक्रीज होने लग गए, देन दैट बिकम्स अ मेडिवल इंडिया। एंड आफ्टरवर्ड्स जब मुगल्स डिक्लाइन हुए, औरंगजेब की डेथ हुई, मुगल्स गॉट डिक्लाइन, मुस्लिम गॉट डिक्लाइन एंड अ कॉलोनियल पावर गॉट इमर्ज्ड। ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को इमर्ज कर लिया था, देन दे सेड कि अभी इंडिया की कौन सी फेस है, मॉडर्न हिस्ट्री की फेस है। तो ये फिलॉसफी ब्रिटिशर्स की रही है, ठीक है। तो अभी जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो इस फिलॉसफी को बिल्कुल गलत मानते हैं। जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो इस फिलॉसफी को, ब्रिटिशर्स की इस फिलॉसफी को बिल्कुल गलत मानते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि एंशियंट इंडिया इसलिए एंशियंट था क्योंकि वहां पे कुछ सोर्ट की पॉलिटिकल यूनिटी थी। आप जब एंशियंट इंडिया को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि मौर्यन, मगधन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ये बहुत सारे एम्पायर वहां पे डेवलप हुए। तो इंडिया में कुछ हद तक पॉलिटिकल यूनिटी थी, तो पॉलिटिकल यूनिटी थी इसलिए वो क्या है, एंशियंट इंडिया। उसके बाद जो मेडिवल इंडिया है, मेडिवल इंडिया में इंडिया जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड हो गया था, डिवाइडेड हो गया था, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया था। तो पहले पॉलिटिकल यूनिटी थी, तो जहां तक पॉलिटिकल यूनिटी थी, ये जो अप्रोच है ये हमारे इंडियन फिलोसोफर्स का है, जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन फिलोसोफर्स है उनका ये अप्रोच है कि हमारे हिस्ट्री को उन्होंने एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न में जो डिवाइड किया है वो रिलीजन के बेस पे नहीं किया। रिलीजन के बेस पे किसने किया था, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने किया था। जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि एंशियंट इंडिया इसलिए एंशियंट है क्योंकि वहां पे सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी थी। मेडिवल इंडिया इसलिए मेडिवल इंडिया है क्योंकि यहां पे मेडिवल आते, ये पीरियड आते आते इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इंडिया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो चुका था। और उसके बाद मॉडर्न इंडिया इसलिए आ गया था क्योंकि जैसे ही ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर दोनों वन किए तो वेस्टर्न इंफ्लुएंस इंडिया पे बढ़ गया था। जो हमारे इंडियंस थे उनको मॉडर्निटी का टेस्ट मिल चुका था, वो लोग ब्रिटिशर्स की तरफ इन्फ्लुएंस होने लग गए थे। इसलिए जब आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब इंग्लैंड, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में इमर्ज होने लग गए थे, तो हम लोगों ने उसको बोल दिया दैट इज द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये दो अप्रोचेस आपको बहुत क्लियर रखने हैं। जो पहला अप्रोच है जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस का है, उन्होंने हमारे हिस्ट्री को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हिंदुइज्म फर्स्ट है तो एंशियंट, मुस्लिम वाला सेकंड फेज पे फ्लरिश हो रहा है तो मेडिवल, और जब ब्रिटिशर्स डेवलप हो रहे हैं तो मॉडर्न। लेकिन जो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स हैं उन्होंने इस अप्रोच को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने बोला कि रिलीजन के बेस पे हमारी हिस्ट्री डिवाइडेड नहीं है, बल्कि हमारी जो हिस्ट्री डिवाइडेड है वो पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन पे है। इनिशियल फेजेस में जब एम्पायर्स, मगधन एम्पायर डेवलप हुआ, मौर्यन एम्पायर डेवलप हुआ, गुप्ता पीरियड डेवलप हुआ, तो सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, अशोका, आपको पता है अशोका ने पूरे हिंदुस्तान, मतलब जो पूरा कॉन्टिनेंट आप बोल सकते हो, इन बहुत बड़ा एरिया अशोका ने एक्वायर कर लिया था। तो मतलब हमारे पास उस टाइम पे पॉलिटिकल यूनिटी थी। लेकिन मेडिवल इंडिया आते हुए कुछ टाइम बाद जब पॉलिटिकल डिसफ्रेगमेंटेशन हुआ, सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, तो हम लोगों ने बोला कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हो चुका है, अब ये मेडिवल इंडिया है। और फाइनली जब ब्रिटिशर्स आए, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी उन्होंने जीत ली, तो इंडिया को मॉडर्निटी का टेस्ट मिला, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मिला, तो हमने बोल दिया कि नाउ दिस बिकम्स द मॉडर्न इंडिया। तो अभी हम लोग अपने पूरे एंशियंट इंडिया की रफ क्रोनोलॉजिकल स्टडी करेंगे, और इससे आपको बहुत ज्यादा गाइस इससे नॉलेज मिलेगी। और ये क्रोनोलॉजी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी आप अपने आर.एस. शर्मा से स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे, या किसी भी आप रेफरेंस बुक से स्टडी करेंगे, तो वो स्टडी करने से पहले आपको ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्रोनोलॉजी को आप चाहें तो रनिंग नोट्स बना सकते हैं, या फिर नोट से भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बीसी में सबसे पहला जो फेज था वो कौन सा फेज था, वो था पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है, देखिए पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो
इससे नाम से क्लियर हो रहा है दिस इज अ ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, तो यहां पे प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, प्रिमिटिव मतलब बिल्कुल पुराने टाइप के ह्यूमंस थे, और उनको सिर्फ कुछ नहीं आता था, उनको ना डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल पता था, उनको ना एग्रीकल्चर के बारे में पता था, उनको सिर्फ दो चीज मालूम थी, पत्थर और आग। पत्थर और आग को मिलके वो लोग हंटिंग करते थे, और उनका जो पूरा लाइफ की डिपेंडेबिलिटी थी वो हंटिंग पे डिपेंडेबिलिटी थी। तो मतलब दो पैलियोलिथिक एज है, पैलियोलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे काफी प्रिमिटिव थे, उनको एग्रीकल्चर के बारे में नहीं पता था, उनको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में नहीं पता था। ठीक है, और उनको सिर्फ क्या मालूम था, पत्थर और आग के बारे में मालूम था। वो लोग हंटिंग करते थे और हंटिंग से कैसे कैसे करके वो अपनी लाइफ को सस्टेन करते थे। इस पीरियड को आप याद रख सकते हैं 20 लाख साल पहले, 20 लाख दैट इज 2 मिलियन बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। ठीक है, तो 2 मिलियन बीसी से लेके, आप देखिए ऐसे टाइमलाइन चलेगी, 2 मिलियन बीसी से 10,000, 5,000, 4,000, 3,000, फिर जीरो आएगा, जीरो से फिर एडी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे टाइमलाइन मूव होगी। ठीक है, तो यहां 20 लाख पहले, 20 लाख ईयर से लेके 10,000 बीसी तक ये जो टाइम था, ये टाइम था पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज। यहां पे काफी प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, इनको सिर्फ फायर के बारे में पता था, इनको स्टोन के बारे में पता था, और उनकी जो डिपेंडेबिलिटी थी वो हंटिंग के ऊपर डिपेंडेबिलिटी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो फेज आया दैट इज मीजोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद जो फेज आया दैट इज मीजोलिथिक। मीजोलिथिक का मतलब होता है, मीजो का मतलब होता है मिडल, लिथिक इज अगेन स्टोन। तो मीजोलिथिक एज है, ये आपकी आई, वो देखिए वो 2 मिलियन से 10,000 बीसी, ये 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक। ठीक है, तो 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक की जो ये फेज है, इसको हम लोग बोल रहे हैं मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में क्या हुआ था कि जो ये स्टोन्स थे, जो लोग ये स्टोन पहले जो पैलियोलिथिक में स्टोन यूज कर रहे थे, इन स्टोन्स में इंप्रूवमेंट आ गई थी। अब ये पॉलिश्ड स्टोन हो गए थे, थोड़े धारदार हो गए थे ये। ठीक है, नोकीले इन्होंने बना लिए थे। ठीक है, मतलब पहले जो रफ स्टोन्स थे अब उनको और ज्यादा थोड़ा नोकीला बना दिया, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स होने लग गए, छोटे टूल, अब ये छोटे पत्थरों को यूज करने लग गए थे। ठीक है, स्टोन्स को इन्होंने शार्प कर लिया था। और यहां पे जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो मेसोलिथिक फेज में हुआ इंडिया में, दैट इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। अब जब वो मेसोलिथिक फेज में आए तो इन प्रिमिटिव ह्यूमंस को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पता लग चुका था कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी कर सकते हैं। और जो फर्स्ट एनिमल इन्होंने डोमेस्टिकेट किया था दैट वाज द डॉग। डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल which was domesticated by the human civilization. ठीक है, तो we will remember this. ठीक है, at least in Indian in the Indian ancient India. इसके बाद यहां पे थर्ड चीज देखिए, दे स्टार्टेड डेवलपिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। देखिए थर्ड चीज में ये है, देखो अभी जब इन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था तो इनको चारे की जरूरत रहेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत रहेगी, तो इन्होंने एग्रीकल्चरल टूल्स बना लिए थे। अब जैसे मिट्टी है तो उसमें हल की जरूरत रहेगी उसकी खुदाई के लिए, तो प्लॉग भी इन्होंने यहां पे डेवलप कर लिया था। देखिए एग्रीकल्चर ने डेवलप किया था मेसोलिथिक फेज में, डू रिमेंबर कि एग्रीकल्चर वाज नॉट डेवलप्ड बट एग्रीकल्चरल टूल्स वाज डेवलप्ड। ठीक है, वो एक वे पे जा चुके थे कि वो एग्रीकल्चर टूल्स को क्या कर लिया था, उन्होंने डेवलप कर लिया था। तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, मेसोलिथिक फेज में क्या हुआ था, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हो गए थे, शार्प स्टोन्स इन्होंने डेवलप कर लिए थे, एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था, और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 220 लाख ईयर से 10,000 बीसी तक क्या था, आपके सबसे पहली वाली पैलियोलिथिक, फिर 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक क्या था, मेसोलिथिक, अभी 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक इस टाइम पीरियड में जो थर्ड फेज थी दैट इज नियोलिथिक। ठीक है, थर्ड फेज थी दैट इज नियोलिथिक। तो नियो का मतलब क्या होता है गाइस, नियो इज न्यू, लिथिक मींस स्टोन, तो दिस इज न्यू स्टोन एज। इसका ईयर मैंने आपको बता दिया, दिस इज 8,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक ये थे। अब देखिए यहां पे सबसे बड़ा डेवलपमेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर आया, और ये डेवलपमेंट था कि यहां पे ह्यूमंस लर्न द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एज भी इसको हम लोग बोलते हैं। नाउ ह्यूमन स्टार्टेड टू नो अबाउट द एग्रीकल्चर, क्योंकि उन्होंने टूल्स डेवलप कर लिया था, एनिमल का डोमेस्टिकेशन कर लिया था। नाउ दे गेट टू नो कि अभी उनको पता लग गया था कि हम लोग
एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, खेती बाड़ी भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ दिस ह्यूमन स्टार्टेड नोइंग दिस फैक्ट, ठीक है। तो ये इस हिसाब से अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एग्जाम के लिए कि विच इज द फेज इन विच एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड इन दिस कंट्री और in India. So the phase is the Neolithic phase, that is the new stone age. In new stone age, agriculture has been developed in India. The humans first learned about the agriculture. So you must remember this. ठीक है, तो आई होप ये तीनों चीजें आपको क्लियर होंगी, दैट इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड लास्ट वन इज द नियोलिथिक। तो आफ्टर दिस PMN, आफ्टर दिस वी हैव कैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, कैल्कोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज कोपर एज। ठीक है, द टाइमलाइन इज 4000 BC से लेके 1500 BC तक जो ये टाइम पीरियड था इसको हम लोग बोलते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड। कैल्कोलिथिक पीरियड मतलब कोपर एज। तो यहां पे अभी एक मेटल इन्होंने डेवलप कर लिया था ह्यूमंस ने, दैट इज द कोपर। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, आपको स्टेट PCS दे रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हिच इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मेन। सो यू मस्ट रिमेंबर द फर्स्ट मेटल व्हिच हैज बीन यूज्ड बाय मेन इज द कोपर। दैट्स व्हाई कॉपर एज जो थी वो आपके सबसे, देखिए स्टोन के बाद नाउ वी आर मूविंग टू मेटल्स। ठीक है, तो पहले हमने स्टोन एज देखी जिसमें हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों देख ली। PMN याद रखिए, PMN याद रख सकते हैं। उसके बाद नाउ वी कम टू द मेटल्स, और मेटल्स में द फर्स्ट मेटल व्हिच वाज यूज्ड बाय द ह्यूमंस इज द कॉपर। दैट्स व्हाई जो 4000 BC से लेके 1500 BC तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग बोल रहे हैं कैल्कोलिथिक पीरियड। कैल्कोलिथिक पीरियड मतलब दिस इज द कॉपर एज। कॉपर इज द फर्स्ट मेटल व्हिच इज यूज्ड बाय द मैन। ठीक है, तो यहां पे जब एक्सकवेशंस हुए, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे एक्सकवेशंस किए, फाइंडिंग्स की, तो बहुत सारे कॉपर इक्विपमेंट्स हमें यहां पे मिले हैं। ठीक है, तो गाइस ये चार आपको क्लियर होगी, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक। देखिए इन चारों स्टेजेस को, ये जो चार हैं पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक, इन चारों को हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। गाइस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री। देखिए एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री। तो इनको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री? पैलियो, मेसो, नियो एंड कैल्को। ठीक है, इन चारों को हम लोग मिला के क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए यहां पे दे डोंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। यहां पे जो ह्यूमंस थे उनको कुछ लिखने के बारे में नहीं मालूम था। ठीक है, हमें इन साइट्स के बारे में या इनकी लाइफ्स के बारे में, ये लोग कैसे रहते थे, क्या चीजें ये लोग प्रोड्यूस करते थे, क्या इनका वे ऑफ लिविंग है, वी गेट टू नो बाय द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। हमें इनकी राइटिंग से कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि राइटिंग से इसलिए नहीं समझ आया क्योंकि लिखना ही नहीं जानते थे। तो ये ह्यूमंस जो इन चारों फेज में थे, पैलियो, मेसियो, नियो, कैल्को, यहां पे जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, दे डोंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, एंड सिंस दे डू नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, देन obviously they have not written anything। तो उन्होंने जब कुछ लिखा नहीं तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तो जो पता चला वो हमें कैसे पता चला? जो भी हमने जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले, देखिए जमीन की खुदाई हुई, उससे कुछ एविडेंस मिला, कुछ इधर उधर से कुछ एविडेंस मिला, उन एविडेंसेस के थ्रू हमें इनके लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ प्री हिस्ट्री पीरियड। प्री हिस्ट्री पीरियड मतलब पैलियो, मेसो, नियो, कैल्को, और यहां पे इसको प्री हिस्ट्री इसलिए बोलते हैं बिकॉज उनके पास कोई राइटिंग्स नहीं थी, तो हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। जो भी पता चला वो हमें किसके बारे में पता चला, कैसे पता चला? ओनली बाय द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। उसके बाद इन चारों के कॉपर एज के बाद नेक्स्ट जो एज आई, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हम लोग इसकी पूरी टाइमलाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हर टॉपिक पे आपके पास वीडियोस रहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे, मौर्यंस पे, मगधन्स पे, गुप्ताज पे, संगम एज पे, चोला, चेरा, पांड्यास पे, सब चीजों पे मैं आपको वीडियोस दूंगा, तो आप उन वीडियोस के थ्रू बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, नोट्स भी आपको मिलेंगे, आप चाहे तो मुझसे नोट्स ये परचेज भी कर सकते हो बहुत मिनिमम प्राइस पे। तो अगर आपके नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हो और मुझसे पर्सनल डिटेल्स लेके नोट्स को देख के अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट फेज थे दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये 2700 BC से लेकर 1800 BC, 2700 BC से लेके 1800 BC तक की जो फेज थी उसको हम लोग बोल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये आपकी जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है। अभी जो क्या है देखिए, अब ये जो सोसाइटी थी प्रिमिटिव ह्यूमंस की,
ये लोग अपने एक एडवांस वर्जन पे आ चुके थे, क्योंकि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी सोसाइटी अपने एडवांस वर्जन पे चली जाए, ठीक है, उनका एक वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ लिविंग हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़े अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज अ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है, और इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यहां जो सबसे पहली साइट जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट की थी वो हड़प्पा थी। तो जनरली ये टेंडेंसी होती है कि जो फर्स्ट साइट मिलती है उसके बेसिस पे ही उस सिविलाइजेशन का नाम हो जाता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो, इंडस वैली, क्योंकि इंडस रिवर जो है, इंडस और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन रिवर्स के साथ फ्लरिश हुई थी ये जो सिविलाइजेशन है, इसीलिए इसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, अब हम लोग इसको अर्बन बोल रहे हैं, वी आर सेइंग कि दिस इज अ अर्बन सिविलाइजेशन। तो जब हम इसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं तो देखिए कुछ इसके अंदर अर्बन फीचर्स होंगे जिसकी वजह से हम इसको एक अर्बन सिविलाइजेशन बोल रहे हैं। तो पहला फीचर जो था, यहाँ पे सेंट्रल रूलिंग होती थी। एक अर्बन जो फीचर होता है वो ये होता है कि यहाँ पे बहुत मल्टीपल राजा नहीं थे, एक सेंट्रल रूलिंग हुआ करती होगी उस टाइम पे। ठीक है, एक सेंट्रल पे कोई किंग हुआ होता होगा और वो पूरे जो एरिया है उस पर रूल करता होगा, तो सेंट्रल रूलिंग वहां पे होती होगी। सेकेंड, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखें तो वहां पे मल्टी टाइप ऑफ वर्कर्स थे, बहुत सारे अलग अलग वर्कर्स थे, अलग अलग टाइप के काम थे वहां पे, तो अलग अलग टाइप के मल्टीपल वर्क्स थे, मल्टीपल टाइप ऑफ वर्कर्स थे। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये जो मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क और वर्कर्स होते हैं, दिस इज अ अर्बन फीचर। देन हम लोग अगर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पे जो सोसाइटी थी वो कॉस्मोपॉलिटिकल सोसाइटी थी। कॉस्मोपॉलिटिकल सोसाइटी मतलब कि जो सोसाइटी थी उसमें सब लोग, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा काम कर रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, या आप कोई रूलिंग क्लास से हो, या आप मर्चेंट क्लास से हो, या आप कोई ट्रेडर क्लास से हो, या आप कोई नीचे वाली क्लास से हो, सब लोग बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज अ कॉस्मोपॉलिटिक सोसाइटी। तो ये तीन फीचर हम लोग याद रखेंगे, सेंट्रल रूलिंग हुआ करती थी, मल्टी टाइप्स ऑफ वर्कर और वर्क्स थे, और जो कॉस्मोपॉलिटिक सोसाइटी थी, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ये आप अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री बोल रहे हैं। जैसे हमने पैलियो मीजो और नियो कैल्को को हम लोगों ने प्री हिस्ट्री बोला, तो हम लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको प्रोटो हिस्ट्री बोल रहे हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे इन लोगों को राइटिंग तो मालूम थी, दे नो हाउ टू राइट, बट उनका अपना अलग ही तरीका था लिखने का। हम लोग उस राइटिंग्स को समझ नहीं पाए। हम लोग जैसे उन्होंने क्या कर दिया, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, ये कुछ ऐसे बना दिया, उल्टी मछली उन्होंने बना दी, ठीक है, ये ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है, ये ऐसे बना दिया, मतलब वो सिंबॉलिक वे से राइटिंग करते थे। तो हमें उनके सिंबल्स के बारे में कुछ खास समझ नहीं आया कि वो लोग क्या लिख रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं समझ में आया। हम लोगों ने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट्स रीड करी तो वे हमारे हिस्टोरियंस को नहीं समझ में आया लिटरली कि वो क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिंबल यूज करते थे, और सिंबल का मतलब हर एक के लिए अपना अलग अलग सिंबल हो सकता है, तो वे हमारे हिस्टोरियंस को नहीं समझ में आया कि उनके इन सिंबल्स का क्या मतलब था। लेकिन हमें और जो सोसाइटीज हैं और जो सिविलाइजेशंस थी उस टाइम की, उन सिविलाइजेशंस के स्क्रिप्ट के थ्रू हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। जैसे कि एक मेसोपोटेमियन एक सिविलाइजेशन उस टाइम पे बहुत ज्यादा इमर्ज थी। जब इंडस वैली थी तो मेसोपोटेमियन जो सिविलाइजेशन थी वो डेवलप थी। तो जो मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको हिस्टोरियंस ने रीड कर लिया, तो उन मेसोपोटेमियन स्क्रिप्ट से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट्स के पढ़ के या उनको देख के हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता चला, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री। दे नो द आर्ट ऑफ राइटिंग बट दैट वाज सिंबॉलिक, that symbols were not identified, cannot be read by the Indian historians। हमें जो आउटसाइडर जो सिविलाइजेशन थी जैसे मेसोपोटेमियम थी, तो उनके स्क्रिप्ट्स को पढ़ के हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। दैट व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ प्रोटो हिस्ट्री। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मेटल देखो, अब तक कौन सा मेटल यूज ऑलरेडी हो चुका था, कॉपर यूज हो चुका था। तो यहाँ पे जो मेटल यूज हुआ था वो मेटल कौन सा था, ब्रॉन्ज। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज। तो अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रॉन्ज क्या होता है। ब्रॉन्ज आपका जो कॉपर और टिन होता है, उन दोनों को जब आप मिला देते हो
कॉपर और टिन को जब आप मिला देते हो तो आपको एक नया मेटल मिलता है, जिस मेटल को हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्ज। तो इसीलिए इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे कॉपर इनको राजस्थान से मिल जाता था और टिन इनको अफगानिस्तान से, क्योंकि उसकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी जगह पे था कि उनको राजस्थान भी नजदीक था, अफगानिस्तान भी नजदीक था। तो अफगानिस्तान से टिन मिला और राजस्थान में बहुत सारे कॉपर माइंस है तो कॉपर मिला, तो कॉपर और टिन को मिला के उन्होंने क्या बना दिया, ब्रॉन्ज बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना अभी देखिए हम लोग पूरा इंडस वैली नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग एक अपने सिर्फ हम लोग जो हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, तो उसमें जितना जितना इंपॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा आई विल टेल यू हियर, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे पास क्या आया, यस वी ऑल नो, वैदिक एज, ठीक है। हमारे पास आई वैदिक एज। वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है याद रखेंगे, दैट इज 1500 बीसी ऑनवर्ड्स से लेके 600 बीसी तक जो एज थी हमारे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के, दैट वाज द वैदिक एज। वैदिक एज में आपको पता है आर्यंस थे, ये आर्यंस इंडिया में आए थे। आर्यन की बहुत सारी थ्योरीज हैं कि आर्यन कैसे इंडिया में आए थे, तो वो जब हम वैदिक एज को कवर करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग आर्यन की थ्योरी को कन्वर्ट देखेंगे कि आर्यन इन्वेजन थ्योरीज क्या क्या थी, क्योंकि कई कई हिस्टोरियंस के अलग अलग अपने मत हैं कि आर्यंस कैसे इंडिया में आए, ठीक है। बट ये चीज क्लियर है कि आर्यंस इंडियंस नहीं थे, वो किसी सेंट्रल एशिया से मे बी इंडिया में आए थे, ठीक है। और जो इंडो आर्यंस इनको हम लोग बोलते थे, ठीक है। तो आर्यन इन्वेजन हुआ और आर्यंस के पास वैदिक नॉलेज थी, आर्यंस के पास वैदिक नॉलेज थी और इन्हीं की वैदिक नॉलेज के चलते इन्होंने 4 वेदास इन्होंने लिखे थे। तो 4 वेदास कौन से थे, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। तो ये 4 वेदास इन्होंने लिखे थे, रिसाइट किए थे, ठीक है। और ये जो 4 वेदा है ये एक साथ रिसाइट नहीं हुए, चारों वेदास एक साथ रिसाइट नहीं हुए। फर्स्ट गो में जो रिसाइट हुआ वो था ऋग्वेद। जो फर्स्ट वेव में, फर्स्ट गो में जो वेदा रिसाइटेड हुआ था, जिसको बोला गया था, कंपोज किया गया था, दैट वाज द ऋग्वेद। और सेकंड फेज में जो वेदास रिसाइट किए गए थे, दैट इज सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ठीक है। अब ये वेदास में क्या क्या था, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द वैदिक एज वीडियो। लेकिन यहां हम देख लेते हैं कि क्योंकि यहां पे फर्स्ट टाइम पे सिर्फ ऋग्वेद ही इन्होंने रिसाइट किया, तो इसीलिए इसको हमने बोल दिया अर्ली वैदिक एज। इसको क्या बोल दिया, अर्ली वैदिक एज। और इसका टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 बीसी से 1000 बीसी। और उसके बाद ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनको भी इन्होंने रिसाइट कर दिया। तो इसलिए जब इन तीनों का रेसिटेशन हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक एज, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लेटर वैदिक एज। और इसका आप टाइम पीरियड याद रख सकते हैं 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। तो देखिए हम लोग ऐसे 20 मिलियन से ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर जीरो पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जीरो पे आने के बाद फिर एडी स्टार्ट हो जाएगा, जीसस क्राइस्ट का बर्थ शुरू हो जाएगा जीरो पे, उसके बाद एडी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैदिक आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा वेदास क्या है, तो जैसे ये 4 वेदास जो हैं, ये वेदास होते हैं रिलीजियस बुक। आप रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे इस चीज को, वेदास आर नथिंग बट द रिलीजियस बुक, बट इट ऑल्सो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो वेदास एक तरीके से रिलीजियस बुक्स हैं और ये रिलीजियस बुक्स हमें सिर्फ रिलीजन के बारे में ही नहीं बताते हैं, और भी जैसे सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बताते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि एग्जांपल कि आपको ये सैक्रिफाइसेस करना है तो आपको बेटा होगा, ये आप करोगे तो आपको धन मिलेगा, ये आप करोगे तो आपको ये होगा वो होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, ये मंत्र पढ़ोगे सुबह सुबह तो आपको ये फायदा मिलेगा, 5 दिन तक इस मंत्र को, वो गायत्री मंत्र को बोलोगे तो घर में सुख शांति सब आएगी। तो गाइस इस तरीके का, ठीक है। तो ये वाली चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, ये जो ये रिलीजियस बुक्स हैं इनके अंदर, जो वेदास हैं इनके अंदर ये लिखी हुई हैं। हर वेद अपना, जैसे आपके 4 वेद है तो वो अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे लास्ट में अथर्ववेद है जिसमें मैजिकल पावर्स के बारे में, ये जो अपना ब्लैक मैजिक होता है इन सब मैजिकल पावर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो डिफरेंट वेदास हैव द डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो देन यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखेंगे वो है कि जो वेदास, जो ये आर्यंस आए थे, इन आर्यंस ने कौन से मेटल को यूज किया था, यस इन्होंने यूज किया था आयरन को। तो क्योंकि इन्होंने आयरन को यूज किया था तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आयरन एज भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो यजुर्वेदा और अथर्ववेदा है उन दोनों में 2 वर्ड यूज हुए हैं, ये आप याद रख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, शाम आयास और कृष्ण आयास। तो ये शाम आयास और कृष्ण आयास का मतलब क्या होता है, ब्लैक मेटल। और यहां पे जो ब्लैक मेटल यूज किया गया है वर्ड, वो ऑब्वियसली किसके बारे में यूज किया गया होगा,
आयरन के बारे में। तो श्याम आयास और कृष्ण आयास दोनों किसके बारे में यूज हुआ है? आयरन के बारे में यूज हुआ है। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि आयरन जो फाउंड हुआ इंडिया में जो फाउंड हुआ वो 600 700 बीसी से 600 बीसी के बीच में फाइंड हुआ। ठीक है, तो मतलब जब वैदिक एज हमारी एंड पे थी, तो लेटर वैदिक एज, जब हमारी वैदिक एज एंड होने वाली थी, जब इंडिया में आयरन का फाउंड हुआ था। ठीक है, और यहां से देखिए वैदिक एज से एक्चुअली आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है, क्योंकि वैदिक लोग थे, बहुत अच्छे से वो राइटिंग जानते थे और उनकी राइटिंग्स को हमने बहुत अच्छे से समझ भी लिया। तो जो हम लोग बोलते हैं जैसे पहले प्री हिस्ट्री थी, फिर प्रोटो हिस्ट्री थी, तो यहां से एक्चुअल में जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो वैदिक लोग थे, आर्यंस थे, इनके जो स्क्रिप्ट्स थे, इनके जो वेदास थे, हम लोग उनको समझ चुके थे। हमारे हिस्टोरियंस को पता लग चुका था कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो यहां से बोल रहे हैं कि हम लोग एक्चुअल में जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुआ था। जो आर्यंस थे वो नोमैडिक पीपल थे, ठीक है, और ट्राइबल पीपल थे, ट्राइब्स के साथ ट्राइबल पीपल थे। ठीक है, नोमैडिक जो घूमने इधर उधर घूमने वाले लोग होते हैं, घुमंतु जातियां होती है, तो नोमैडिक और ट्राइबल पीपल थे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वो लोग किसके साथ जुड़े हुए थे? अपने ट्राइब्स के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे वो लोग ट्राइबल जो आइडेंटिटी है उसको छोड़ते गए, और क्योंकि एक इंसान जहां रहता है तो वहां रीजन से उसको अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहले वो ट्राइब से जुड़े हुए थे, अब वो जहां रहने लग गए, तो रहने लग गए तो वहां उन्होंने अपने सेटलमेंट्स डेवलप कर लिए, अपने घर वगैरह बना लिए। ठीक है, तो उनको फिर वो ट्राइब से ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन लगने लग गया। दैट रीजनल जो उनके अंदर फेवरिज्म है वो बढ़ने लग गया, और ट्राइबल जो फेवरिज्म था वो उनके अंदर कम होने लग गया। तो हमारे इंडिया में क्या डेवलप होने लग गई? महाजनपद डेवलप होने लग गई। ठीक है, तो महाजनपद मतलब बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े यू कैन से कि जो ट्राइबल एक एट्रीब्यूट था वो पीछे रह गया, और रीजनल एट्रीब्यूट अब इन लोगों के अंदर आ गया। तो रीजनल एट्रीब्यूट आ गया, तो अब ये लोग जमीन से जुड़ने लगे, जमीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए एज कंपेयर टू देयर ट्राइब्स। तो उस टाइम पे 600 बीसी के वक्त हम बहुत सारे बड़े बड़े किंगडम्स डेवलप हुए। ठीक है, और कितने थे टोटल? 16 बिग किंगडम्स थे। तो याद रखेंगे कौन से थे, हम आगे लेटर वीडियोस में करेंगे। 16 बिग किंगडम्स डेवलप हुए, और इनको बिग किंगडम्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? महाजनपद। ठीक है, तो महाजनपद जो डेवलप हुए वो 600 बीसी में हुए। उसके बाद इन महाजनपद में से एक एम्पायर जो बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ, वो कौन सा एम्पायर था? मगधन एम्पायर। तो मगधन एम्पायर 600 बीसी से लेके 320 बीसी तक था। टाइमलाइन आप याद रखेंगे। देखिए ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद ऐसा था, जो ऐसा एक एम्पायर, जो महाजनपद था जो बहुत ज्यादा ग्रो किया जिसने, और वो कौन सा था? मगधन एम्पायर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि हरंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, तीन डायनेस्टीज आपकी मगधन एम्पायर में थी। हरंका, शिशुनागा एंड नंदा डायनेस्टी। हरंका में आपका सबसे पहले बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयभाद्रा, ये आपके तीन किंग्स थे। शिशुनागा डायनेस्टी में शिशुनागा और कालाशोका, ये दो किंग थे। और नंदा डायनेस्टी में आपका महापदा नंदा और धनानंदा। ठीक है, आप चाहे तो इनको रिटेन कर सकते हैं, अपनी कहीं पे लिख के रख सकते हैं, अगर आपको लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको रिटेन करना चाहिए अगर आपके पास हिस्ट्री का एक ऑप्शनल है। अदरवाइज आप इन चीजों को नॉर्मल माइंड में रिटेन करें तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो मगधन एम्पायर में तीन डायनेस्टीज हुई, हरंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो फिर मगधन एम्पायर धीरे धीरे डाउनफॉल हुआ, और मगधन एम्पायर डाउनफॉल होके अगला जो एम्पायर जो इमर्ज हुआ, देखो एक एम्पायर अगर गिरता है तो वो दूसरे एम्पायर की डेवलपमेंट को स्ट्रेच करता है, दूसरा एम्पायर डेवलप होता है। तो अगला जो एम्पायर डेवलप हुआ वो कौन सा था? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर 321 से लेके 180 बीसी तक डेवलप हुआ, और यहाँ पे आपकी बहुत बड़े तीन किंग्स यहाँ पे हुए। सबसे पहला था चंद्रगुप्ता मौर्य, सेकंड था बिंदुसरा, एंड थर्ड था अशोका। अशोका के बारे में हम सब जानते हैं, अशोका कितना बड़ा एम्परर था। ठीक है, और लास्ट में अशोका की लाइफ में क्या चेंज हुआ, कौन सा रिलीजन उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है, कौन सी वॉर से वो हुआ, ये सब हम लोग वीडियो में, जो हमारा मौर्यन एम्पायर का वीडियो होगा उसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आफ्टर मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्यन एम्पायर ने बहुत अपने आप को इंडिया में डेवलप कर लिया था, बहुत बड़े लेवल पे मौर्यन एम्पायर स्प्रेड हो चुका था। आफ्टर मौर्यन एम्पायर जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज पोस्ट मौर्यन किंगडम। तो ये जो पोस्ट मौर्यन किंगडम है, ये पोस्ट मौर्यन किंगडम में हम देखेंगे कि एक जो बड़ा एम्पायर था वो डाउनफॉल हो गया। ठीक है, जो हमारा इससे पहले वाला जो एम्पायर था दैट इज मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर डाउनफॉल हो गया, और जो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स डेवलप होने लग गए। मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल
फ्रेगमेंटेशन होने लग गया, हम लोग पॉलिटिकली डिवाइड होने लग गए, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो एक एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो नए नए एम्पायर्स वहां पे डेवलप होने लग गए, ठीक है, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड हम लोग हो गए। तो देखिए उस टाइम पे हमारे इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ वाले रीजन में मगधास थे, शुंगास थे, कानवास थे। नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आप देखना है, इमेजिन करिए नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन था वहां पे फॉरेन इन्वेजन होने लग गए। सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए, फिर शाकाज आए, फिर पार्थियंस आए, फिर कुशाहान्स आए, ठीक है। साउथ इंडिया में अपना अलग ही चल रहा था, साउथ इंडिया में सतवाहंस, चोलास, चेरास, पांड्यास, और ये चोलास, चेरास, पांड्यास, इनके बारे में हमें संगम लिटरेचर के बाद, संगम एज में ज्यादा पता, संगम लिटरेचर से हमें इनके बारे में और ज्यादा पता चला, ठीक है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि मौर्यन एम्पायर तक एक यूनिटी थी, हमारी कंट्री एक यूनाइटेड था, लेकिन जैसे ही मौर्यन एम्पायर डेवलप हुआ तो धीरे धीरे जो हमारा कंट्री था वो छोटे छोटे अलग किंगडम्स के टुकड़ों में बढ़ता चला गया, ठीक है। नॉर्थ में जैसे मगधाज आ गए, शुंगाज आ गए, कनवाज आ गए, नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक्स आ गए, शाकाज आ गए, पार्थियंस आ गए, कुशाहन्स आ गए, साउथ में हमारे सतवाहंस आ गए, चोलाज आ गए, चेराज आ गए, पांडाज आ गए। मतलब हमारा जो इंडिया था वो पॉलिटिकली डिसइंटीग्रेटेड हो चुका था, पॉलिटिकली हम लोग डिवाइडेड हो चुके थे। और देखिए ये इंडिया के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड पीरियड था, क्योंकि यहां पे इंडिया पूरी तरीके से बट चुका था, ठीक है। तो इसके बाद पोस्ट मॉरियन पीरियड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा काल आया दैट इज गुप्ता किंगडम। गुप्ता किंगडम 300 एडी, अब देखिए बीसी से हम लोग शिफ्ट हो गए एडी पे, 300 एडी से 600 एडी ये आपका टाइम पीरियड रहेगा। गुप्ता किंगडम आया, इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट 5 किंग हुए, ये नाम याद रखेंगे, चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त 2, कुमारगुप्ता और शकंदा गुप्ता, ये आपके 5 किंग हुए। और इन पांचों किंग ने दोबारा से जो डिसइंटीग्रेटेड इंडिया था उसको एक कर दिया था, दोबारा से इंडिया को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था, और पॉलिटिकल यूनिटी दोबारा से इंडिया में आ चुकी थी। तो आप याद रखेंगे गुप्ता एम्पायर से जो मौर्यन था तो पॉलिटिकल यूनिटी थी, पोस्ट मौर्यन में फिर से इंडिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, उसके बाद गुप्ता किंगडम आया तो फिर से इंडिया क्या हो गया था, एक यूनाइटेड हो गया था, फिर से इंडिया क्या हो गया था, एक इस मतलब एक पूरा जो गुप्ता किंगडम था उन्होंने पैन इंडिया पे आप बोल सकते हो कि उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब अगेन जो इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी है वो इंडिया में वंस अगेन क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। उसके बाद गुप्ता किंगडम, क्योंकि कोई भी आपकी किंगडम होता है वो धीरे धीरे फॉल होता है, गुप्ता किंगडम के बाद गुप्ता किंगडम भी धीरे धीरे फॉल होने लग गया, और गुप्ता किंगडम फॉल हुआ तो हमारा नेक्स्ट फेज जो आया दैट इज पोस्ट गुप्ता पीरियड, 600 एडी ऑनवर्ड से पोस्ट गुप्ता पीरियड आया। दोबारा से इंडिया में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होने लग गई, नॉर्थ में बहुत सारे राजपूत किंगडम्स आने लग गए, जैसे चौहान्स, पार्थियंस से गढ़वालास, पालास, बहुत सारे राजपूत किंगडम्स नॉर्थ में डेवलप होने लग गए। बहुत सारे इस्लामिक इन्वेजन्स होने लग गए, जैसा हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। 712 एडी में हमारे मोहम्मद मीर कासिम जी आए बाहर से, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। फिर गजनी जी आए, फिर मोहम्मद घुरिद आए, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया 1191-92 एडी में। तो मतलब बहुत ज्यादा इस्लामिक इन्वेजन्स हुए, ठीक है। और फिर राजपूत किंगडम्स भी डेवलप होने लग गए थे। साउथ इंडिया में बड़े बड़े जो किंगडम्स थे वो डेवलप हो गए थे, जैसे चालुक्यास, पालवास, ठीक है, राष्ट्रकूतास, चोलास। तो मतलब आप देखेंगे कि अगेन पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जो गुप्ता पीरियड के बाद जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था उसमें दोबारा से इंडिया में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया था, इंडिया दोबारा से टुकड़ों में टूटने लगा था। नॉर्थ में राजपूत किंगडम्स आ गए थे, बहुत सारे इस्लामिक इन्वेशंस होने लग गए थे, और साउथ इंडिया में बड़े बड़े किंगडम्स डेवलप होने लग गए थे। तो देखिए ये हमारी पूरी क्रोनोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजी आपको अपनी इंडियन जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको पढ़ते वक्त याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने इंडिया को डिवाइड किन फिलोसफीज के बेसिस पे किया, फिर हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इसके बाद कैल्कोलिथिक, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज आया। वैदिक एज के बाद महाजनपद डेवलप होने लग गए, उसमें से एक महाजनपद बहुत ज्यादा डेवलप हुआ दैट इज मगधा एम्पायर। फिर मौर्यन एम्पायर आया, फिर पोस्ट मौर्यन में बहुत सारे डिफरेंट फॉरेनर्स भी आए, जैसे इंडो ग्रीक्स आए, शाकाज आए, पार्थियंस आए, कुशानाज आए,
ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा से इंडिया यूनाइटेड हुआ गुप्ता किंगडम में, गुप्ता किंगडम के बाद दोबारा से इंडिया डिसइंटीग्रेट हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री है वो मूव कर रही थी, और ये जो आपकी क्रोनोलॉजी है ये आपकी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आप चाहें तो अपने रफ नोट्स बना सकते हैं और अपना जो नोट्स बना रहे हैं इन नोट्स की हेल्प से भी अपने नोट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। अब इसके बाद हम लोग हर डेली एक वीडियो पे एक टॉपिक में डालूंगा, ठीक है। आपको और बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट मेरे वीडियोस में ये होगा कि टू द पॉइंट बातें होंगी, तो आप एक रिवीजन के लिए इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले अपने जो एनसीईआरटी है उसको रीड करिए, चैप्टर वाइज यहाँ पे मैं डालूंगा, और उसके बाद उस वीडियो को रहेगी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं खींचेंगे, ठीक है, ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो सके। अगर आप कोई जीके का कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को देख के अपने आप को और ज्यादा यू कैन से कि अपने जो नॉलेज है उसको और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।